हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर सीरीज के रेगुलर वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं और उसके साथ आपको उसके साथ स्टैटिक जीके को भी कनेक्ट करके हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। इसी कड़ी में हम लोग जो है लेकर आए हैं आपके पास 25 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, जैसे ही फरवरी खत्म होगा तो जनवरी का भी जो बचा हुआ जो इम्पोर्टेंट करंट है हम लोग आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे और फिर मार्च से अपडेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, हाल ही में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा 24 फरवरी को। तो हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी। और बताया था कि फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 10 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व दलहन दिवस। विश्व जो है दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। और अब हम लोग जो है 20 फरवरी को हम लोग सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी में आपका जो है 11 फरवरी को हम लोग विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं। विश्व यूनानी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और आपको बताया है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस दोनों मनाए जाते हैं। आपको 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को इस सचिवालय में भी क्वेश्चन आया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखिएगा 24 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो ये काफी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो बने हैं, देखिए अभी कुछ राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? एस अब्दुल नजीर बने हैं। कौन बने हैं? एस अब्दुल नजीर। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसरो ने अपना पहला जो निजी रॉकेट है, इसरो ISRO, ठीक है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट, ठीक है, निजी रॉकेट को कहां से प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा निजी रॉकेट को श्रीहरिकोटा द्वीप से छोड़ा है। श्रीहरिकोटा द्वीप से। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की जो अभी नई राजधानी घोषणा की गई है वो कौन होगा? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगा वो कौन होगा? विशाखापट्टनम होगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ये रहा आंध्र प्रदेश। थोड़ा और ऊपर इसको याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश रहा। और आंध्र प्रदेश में एक झील है, याद रखिएगा पुलिकट झील, जो लैगून है पुलिकट झील। और पुलिकट झील जो है ना दोस्तों, इधर में याद रखिएगा, इधर में आंध्र प्रदेश और इधर में तमिलनाडु, ये दोनों के बॉर्डर पे है। याद रखिएगा पुलिकट झील। और ओरिजिनली आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। कौन सा झील? कोलेरू झील। और ये दोनों, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील। अगर पूछेगा आपसे कि पुलिकट झील, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, याद रखिएगा। और इस इंपॉर्टेंट, और यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश में, तो इसको भी याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके परीक्षाओं के लिए। और नई राजधानी कहाँ घोषित की गई है? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। तो कुछ कुछ आप याद रखिएगा। और ये सब कैसे झील हैं? तो याद रखिएगा लैगून झील है। कौन, कैसे झील है? लैगून झील है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि कौन लैगून है और कौन लैगून नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे कहता है कि भारत और किस देश के बीच
भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई है? तो क्या होगा दोस्तों? श्रीलंका। याद रखिएगा, भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई है? तो श्रीलंका। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। देखिए क्या है, तो श्रीलंका जो है, आपको पता है कि जो श्रीलंका, ये हमारा जो है सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो समुद्री पड़ोसी देश कौन है निकटतम? तो श्रीलंका। और श्रीलंका की याद रखिएगा 2 राजधानी है। याद रखिएगा श्रीलंका जो है, श्रीलंका का अगर पूछेगा पहला, अगर प्रशासनिक राजधानी पूछेगा, प्रशासनिक राजधानी पूछेगा दोस्तों, तो क्या मारिएगा? जयवर्धना कोटे। प्रशासनिक राजधानी क्या मारिएगा? तो जयवर्धना कोटे। अगर पूछेगा कि व्यापारिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा कोलंबो। कौन है? तो याद रखना दोस्त, कोलंबो है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि श्रीलंका की जो है प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो जयवर्धना कोटे। और व्यापारिक राजधानी कौन है दोस्तों? कोलंबो। और पूछेगा कि भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका है। याद रखिएगा श्रीलंका है। और इससे आपको एक और आपको रिलेटेड फैक्ट है, यहीं पर जो है पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल संधि। क्या है? पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। तो ये सब याद रखिएगा। और जल संधियां क्या होती है कि 2 जल बॉडीज को आपस में जोड़ती है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ेगी? इधर जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में है पाक बे यानी पाक खाड़ी। तो याद रखिएगा ये दोनों को जोड़ता कौन है? पाक स्ट्रेट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। और दूसरा चीज दोस्तों याद रखिएगा श्रीलंका के संदर्भ में ही, कि बुंदाला, ये बड़ा पूछा जाता है कि बुंदाला जैव मंडल, बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ है? तो ये भी है आपको कहाँ पर? श्रीलंका में है। और इसको भी आप याद रखिएगा कि बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो श्रीलंका। और एक दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी जो बीपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा कि जो बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है 2022, ये मिला है सेहान करुण तालिका को, सेहान करुण तालिका को, ठीक है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा जो बुकर पुरस्कार 2022 मिला है ना दोस्तों सेहान करुण तालिका को, तो ये भी श्रीलंका के हैं। और इनका पुस्तक है, याद रखिएगा, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। ये याद रखिएगा, इसी के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार 2022। अगर पूछ दे कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो गीतांजलि श्री को। कौन सी पुस्तक के लिए? द टॉम्ब ऑफ सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो याद रख लेना, बुकर पुरस्कार सेहान करुण तालिका श्रीलंका के हैं। कौन पुस्तक के लिए? द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। अगर पूछेगा बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो गीतांजलि श्री। कौन सा पुस्तक के लिए? द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और एक करंट अफेयर्स आप इससे कनेक्ट कर लीजिएगा कि अभी श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन देने वाला भारत का, मतलब अगर पूछे कि कौन सा देश अभी श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन दिया है, तो क्या मारिएगा? श्रीलंका। चाइना को हमने पछाड़कर श्रीलंका को आर्थिक रूप से खूब सा मदद किया है। एक दोस्तों एक बात है, आपको जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि चीन जो है चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है हिंद महासागर में। क्योंकि चाइना कहीं भी हिंद महासागर में नहीं है, तो श्रीलंका में एक बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, ठीक है। और हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ने लीज पर ले रखा है, ताकि भारत के करीब वो भारत की गतिविधियों पर नजर रखे, ठीक है दोस्तों। तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये भी श्रीलंका में है। और चाइना ने उसको क्या कर लिया है? लीज पर ले लिया है। चाइना जो है दोस्तों जिसको लोन दिया है सबको बर्बाद कर दिया है। जैसे देखिए पाकिस्तान में उसने ग्वादर बंदरगाह बना के रखा है, तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। तो चाइना का ये सब जो नीति है, पर्ल ऑफ स्प्रिंग, मोतियों का माला, यानी कि हिंद महासागर में जो द्वीपों को खरीदकर भारत के करीब आने का प्रयास कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा ये भारतवंशी हैं, इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है इनका? तो अजय बंगा। ये अगर बन जाते हैं विश्व बैंक के अगर अध्यक्ष, तो ये भारत के लिए क्या होगा? बड़ा गौरव की बात होगा, क्योंकि भारतवंशी है कौन? अजय बंगा। तो आपको एक चीज यहां से बता देते हैं दोस्तों कि जो है, अब जैसे यहां पर भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो विश्व बैंक है, जो विश्व बैंक है दोस्तों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना हुआ था दोस्तों ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह है, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में, क्योंकि पूरे विश्व में वित्तीय संकट आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। तो वैसी स्थिति में वित्तीय संस्थानों की जरूरत था जो पूरे देश को, पूरे विश्व के सभी देशों को ऋण उपलब्ध करा सके और पैसे से मदद कर सके। तो ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह है, वहां पे सम्मेलन हुआ 1944 में और दो वित्तीय संस्थानों का जन्म हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ। इसलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड सम्मेलन का जुड़वा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में, और डीसी का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि आईएमएफ में टोटल सदस्य कितने हो गए हैं, तो 190 हो गए हैं। और 190वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा। और विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 189 ही हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं कि विश्व बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं। तो एक तो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक रिपोर्ट जारी करता है जो बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अगर पूछेगा आपसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है। अगर पूछेगा कि विश्व बैंक कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं, दोस्त आपको पहले भी बता चुके हैं, बार बार रिवीजन करवाना चाहते हैं आपका। विश्व बैंक 4 रिपोर्ट जारी करता है, आपको याद कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, कौन? वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट, इसको भी याद रखना, रिपोर्ट। ठीक है सर। और तीसरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रेमिटेंस रिपोर्ट। जो भी विदेश में रहते हैं और जो अपने देश में पैसा भेजते हैं वहां से कमा कर, उसको रेमिटेंस कहते हैं। और इसका भी रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। और चौथा है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, मतलब किस देश में रहना कितना आसान है, तो इसको ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट भी। तो 4 रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट और ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। तो इसको आप याद करके रखिएगा दोस्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो विश्व बैंक के नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को नामित किया गया है। ये भी आपके परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। कहां पर? पेरू में। कहां पर दोस्तों? पेरू में। तो डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल कहां लागू किया गया दोस्त? तो पेरू में। और पेरू कौन से महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दक्षिण अमेरिका से कुछ रिलेटेड चीजों को, जो अगर परीक्षाओं में बड़ा काम करेगा दोस्तों। आपको नॉर्मली इसको याद रखिएगा, यहां पर आपका जो दोस्त है एक जगह है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में एक जगह है वेनेजुएला। ठीक है, और ये वेनेजुएला जो है याद रखिएगा, चूंकि देखो यहां जो ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहां पर से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा है इस एरिया में, यानी कि विषुवत रेखा कहने का मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, क्योंकि वहां दिन और रात में जो तापों का अंतर होता है, तापमांतर सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा जो विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लानोज।
लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में, याद रखिएगा। और यहीं पर एक जगह और है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में एक जगह है ब्राजील, और ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो गर्म होते हैं, गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसका नाम है कंपास। याद रखना, ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा यहीं पर पेरू है और नीचे में बोल्विया है, ठीक है। और पेरू और बोल्विया, तो पेरू कौन से महाद्वीप में आ गया आपका? दक्षिण अमेरिका में। और यहीं पर एक घास का मैदान है दोस्तों, ग्राम चाको। ग्राम चाको घास का मैदान कहाँ है? याद रखिएगा पेरू। और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन हो गया? ब्राजील। तो इसको भी याद रखिएगा। देखो, और ब्राजील में क्या है कि ब्राजील में अमेजन वर्षा वन भी है। और अमेजन वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सिल्वास। ये सभी परीक्षा में आपका प्रश्न आते हैं कि अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? तो सिल्वास। तो ये सभी याद रख लेना बॉस। और यहीं पर जो है ब्राजील में कहवा क्या है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका कर्नाटका में होता है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ब्राजील जो है, याद रखिएगा कि ब्राजील में जो कहवा का बगान है, कहवा का जो बगान है उसको फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कहवा के बगान को क्या कहते हैं दोस्तों? फेजेंडा कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। एक क्वेश्चन और आता है कि चूंकि सबसे ज्यादा कहवा विश्व में है, कॉफी सबसे ज्यादा कहां होता है? ब्राजील में। तो इसको भी याद रखिएगा। और विश्व के कहवा मंडी, कहवा पतन, विश्व के कहवा पतन मतलब बंदरगाह, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे कहवा मतलब एक्सपोर्ट होता है सभी देशों में। तो कहवा पतन किसको कहा जाता है? तो सेंटोस को। सेंटोस जगह है ब्राजील में। अगर पूछेगा कि विश्व के कहवा के मंडी, विश्व के कहवा का मंडी, कहवा का मंडी किसको कहते हैं दोस्तों? तो साओ पालो को कहते हैं। और साओ पालो भी कहाँ है दोस्त? तो साओ पालो भी ब्राजील में है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। और याद रख लेना है कि एक बार दरोगा में पूछा था कि चिली भी कहां पे पड़ता है? आपका दक्षिण अमेरिका में। और चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। बोल्विया की राजधानी कहाँ है? लापाज। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। याद रखिएगा ये सभी जो है। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। तो ये सभी आप याद रख लेना दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सभी। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको हम लोग शुरू करेंगे तो महाद्वीपों में ये सब चर्चा करेंगे। यहां देखिए कहता है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य पद का लगा दिया गया पेरू में। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने के कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने के कारण होता है। एडिस एजिप्टी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज याद रखिएगा दोस्तों, कालाजार। कालाजार जो होते हैं, कालाजार किस मक्खी का काटने से होते हैं? तो याद रखिएगा इसका नाम है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी काटने से कालाजार होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये तो कालाजार जो होते हैं ये सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने के कारण होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाहक होते हैं। लेकिन इस पर एक प्रोटोजोआ होता है जो जैसे ही आपको ये सैंड फ्लाई मच्छर काटेगा ना, वैसे ही ये प्रोटोजोआ आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? घुस जाएगा। तो उस प्रोटोजोआ का मतलब किसके कारण, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो याद रखिएगा लिस्मैनिया डोनवानी। क्या होगा? लिस्मैनिया डोनवानी। इसको याद रखिएगा दोस्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक होता है अत्यधिक नींद आने लगता है, निंद्रा बीमारी, ठीक है। निंद्रा की बीमारी जो होती है वो किस मक्खी काटने के कारण होती है? तो याद रखिएगा उसका नाम है सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी। और ये सीसी मक्खी भी क्या होती है कि निंद्रा की बीमारी जिससे होता है उसके वाहक होती है। कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों? तो पूछेगा ट्रिपैसोनोमा, ट्रिपैसोनोमा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा कालाजार किस मक्खी काटने? सैंड फ्लाई। और कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मैनिया डोनवानी। अगर पूछेगा कि निंद्रा की बीमारी किसके कारण? तो सीसी मक्खी के कारण। और किसके कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा। तो ये सीसी मक्खी वाहक है। और किससे होता है दोस्तों? ट्रिपैनोसोमा से होता है। तो ये कुछ कुछ बातों को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और अगर पूछेगा मलेरिया, मलेरिया जो बीमारी होती है वो किस मच्छर के काटने से होती है? तो याद रखिएगा मादा एनफ्लिस। मादा एनफ्लिस ये वाहक है। ये मादा एनफ्लिस क्या है? वाहक है। और प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। जैसे ये मच्छर काटेगा
प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, आपको मलेरिया से संक्रमित हो जाइएगा। तो कुछ फैक्ट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे कहता है दोस्तों, आगे कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो हमारे कैग हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये विश्व श्रमिक संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो भारत के हैं ही, ये साथ ही साथ ये जो है विश्व श्रमिक संगठन का ये बाहरी लेखा परीक्षक भी का काम भी करेंगे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये जो विश्व लेबर संगठन है यानी कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रमिक संगठन, तो याद रख लेना आप लोग कि जो है वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना हुआ था 1919 में दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा आपसे कि वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभी हेड कौन है, तो क्या मारिएगा सर? ये गिलबर्ट साहब हैं। कौन है? गिलबर्ट। और आपको पता है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो कौन बनी है? याद रखिएगा, नाकोजी अंकोजी, याद रखिएगा। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है। अच्छा, नागोजी अंकोजी इबेला WTO की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। कौन? नागोजी इबेला। ये अंकोजी इबेला ये किस देश की है? तो याद रखिएगा नाइजीरिया की। यानी पूछेगा कि WTO की जो पहली महिला महानिदेशक है नागोजी अंकोजी इबेला, ये किस देश की है? तो नाइजीरिया की। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको भी आप याद करके रखिएगा कि अच्छा, इसमें नवीनतम इसमें टोटल WTO में यानी विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? 164। और 164वां देश कौन बना है दोस्तों? 164वां देश बना है अफगानिस्तान। याद रखिएगा इसको भी। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि विश्व व्यापार संगठन किसके जगह पर आया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके जगह पर आया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पहले याद रखिएगा गैट कहते थे, गैट। और गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो था इसका स्थापना हुआ था 1947 में, और इसी के जगह पर विश्व व्यापार संगठन आ गया था 1 जनवरी 1995 में। तो इसको आप याद रखिएगा। यानी WTO किसके जगह पर आया था? तो याद रखिएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट के जगह पर आया था, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1947। इंपॉर्टेंट है सर। अगर पूछेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, आपको ILO के अभी यानी विश्व श्रमिक संगठन के ये बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं, तो आपसे ये भी परीक्षा में पूछता है सर कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किस आर्टिकल में है, यानी कैग का। तो इसको आप याद रखिएगा कि कैग का जो है यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैग को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 148 यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? 148 में। और दोस्तों कैग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति जो है इसको कहां पर रखवाएगा रिपोर्ट को? तो संसद में। और संसद में दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच कौन करेगी? लोक लेखा समिति। कौन करेगी? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी। और लोक लेखा समिति में दोस्त कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। यानी कि लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसीलिए दोस्त दरोगा में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा था कि लोक लेखा समिति का दोस्त या उसका पथ प्रदर्शक किसको कहते हैं?
तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, क्योंकि उसी के रिपोर्ट की वो जांच करती है। तो लोक लेखा समिति के मित्र या उसका पथ प्रदर्शक किसको कहते हैं दोस्त? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव। कौन थे? बी नरहरि राव। तो इसको भी आप फैक्ट को दोस्त याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। किलादी साइट संग्रहालय, ये शिवगंगा तमिलनाडु में है। मतलब किलादी जो साइट संग्रहालय है दोस्तों, वो जो संगम वंश है ना, संगम वंश वही विजयनगर साम्राज्य, हरियर बुक्का वाला। तो संगम वंश से जो जुड़ी यादें हैं उसको किलादी साइट संग्रहालय में, जो शिवगंगा तमिलनाडु में है, उसमें इसको जगह दिया जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा उसके एंटिक चीजों को या उसकी याद, जो उसमें जो भी चीजें मिलेंगी हिस्टोरिकल। तो आपको पता है ना सर कि जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके संस्थापक कौन थे? दरोगा में भी आया, बीपीएससी में भी आया था, हरियर और बुक्का। कौन थे? दो भाई, हरियर और बुक्का। तो ये सब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सर हरियाणा। किसको? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जान लीजिए। और एक चीज आप जान लो कि हरियाणा में एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है दोस्त? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। यह भी आपके परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक याद रखिएगा, हरियाणा में एक दमदमा झील है। दमदमा झील जो है चंडीगढ़ में है। तो जानते हैं पंजाब का भी राजधानी कहां है? हरियाणा है। तो पंजाब की भी राजधानी कहां है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी कहां है? चंडीगढ़। इसको याद रखिएगा। तो दमदमा झील कहां है दोस्त? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में है। इसको भी आप परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। दोस्तों आपको पता है कि जो सीडी देशमुख हैं ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर। स्वतंत्र भारत का याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा सीडी देशमुख थे। ठीक है, अभी कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। दोस्तों हम लोग जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ आपका स्टैटिक जीके भी यहाँ पर रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमें भी सब्सक्राइब लाइक करते रहो बीच बीच में यार। ठीक है, आगे जो है, जो आपका आरबीआई के अभी जो पूछे स्वतंत्र भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो पहले कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। याद रखिएगा। और आपको पता है ना सर कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो 1949 में किया गया। आरबीआई की जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पहले कहाँ हुआ करता था? कोलकाता। और पूछे कि आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर, किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो क्या मारिएगा? हिल्टन यंग। क्या मारिएगा सर? हिल्टन यंग। तो ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए क्या है? जरूरी है। इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों प्लीज। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो दोस्तों, और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे जो है, अब देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि मुंबई चर्च गेट का जो रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रख दिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का नाम रखकर क्या कर दिया गया? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? संभाजी रेलवे स्टेशन। इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक मोपा हवाई अड्डा था। मोपा हवाई अड्डा ये गोवा में था। ठीक है, और मोपा हवाई अड्डा का नाम बदल कर रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, जो गोवा के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। बहुत बेहतरीन और बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री। तो मोपा हवाई अड्डा का नाम क्या कर दिया है दोस्त? क्या कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सब भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी है दोस्तों। ये आपको पता है
कि ये सबसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बदले हुए नामों से। तो एक चीज और याद रखिएगा दोस्त, जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्क था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। उस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। याद रखिएगा दोस्त, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, जो भारत सरकार जो स्कूली बच्चों को जो मिड डे मील कार्यक्रम लाई थी, उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना ये कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मिड डे मील का प्रोग्राम का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगर आपसे पूछ दे कि मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। तो यह भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुगल गार्डन है दोस्तों, मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, मुगल गार्डन है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75वें वर्षगांठ के रूप में, तो मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में है, इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्त? अमृत उद्यान। अगर आपसे पूछे कि मुगल गार्डन के डिजाइनर कौन थे, वास्तुकार कौन थे, तो लुटियंस थे। याद रखिएगा, लुटियंस साहब थे। ठीक है, जैसे एक बार आपने पढ़ा होगा, बिहार के एक महान राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जब वो सांसद बन के राज्यसभा में गए थे मनोनीत होकर, तो उन्होंने क्या बोला था? उनको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा और वो इस्तीफा देकर चला है कि ना, मुबारक हो लुटियंस की गलियां तुम्हें, मुझे तो अपने बिहार की वो गलियां ही पसंद है जहां पर बैठकर मैं साहित्य लिखूंगा। ये मुझे लुटियंस की गलियां मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन सभी के वास्तुकार में किसका नाम आता है? लुटियंस साहब का। तो याद रखिएगा, इसीलिए उन्होंने बोला लुटियंस की गलियां मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहां पर कहता है कि सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस समारोह कहां मनाया जाएगा? कहां मनाया गया? तो कहां मनाया गया दोस्त? छत्तीसगढ़ में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो आइए, सीआरपीएफ जो है, आपको पता है सर, सीआरपीएफ को पहले कहा जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव सीआरपीएफ, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। ठीक है सर, और इसका जो स्थापना हुआ था इस नाम से हुआ था, यानी सीआरपीएफ को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से स्थापना हुआ था 1939 में, यानी 1939 में। लेकिन 1949 में इसका नाम कर दिया गया सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको भी आप याद रखिएगा सर। ठीक है, अच्छा, एक और आपको यहां से याद करवा देते हैं, दरोगा में बहुत बार पूछे हुए, इवन बीपीएससी में पूछे हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। दरोगा में एक और क्वेश्चन पूछा मेरे भाई। ठीक है, क्या पूछा? बीआरओ। बीआरओ मतलब क्या हो गया दोस्त? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1960 में। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। आगे जो है, यहां पे अब लास्ट है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, सज्जन सिंह जिंदल को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? तो सज्जन सिंह जिंदल को। और याद रखिएगा, सज्जन सिंह जिंदल को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, स्टील मैन भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्टील मैन भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जितना भी आपका 25 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स था, आपके सामने हम लाने का प्रयास किए, और उसके साथ स्टैटिक जीके को भी आपके सामने लाने का प्रयास किए, ताकि आपका एग्जामिनेशन में रिवीजन भी हो सके और बेहतर आप कर सके। तो यार, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज कीजिए। अपना ध्यान भी रखिए। टेक केयर।